नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बड़ी खबर आ रही है। आधे हिंदुस्तान पर जाली जल प्रलय से जुड़ी हुई आफत के रूप में आसमान से बरस रहे पानी ने एक बार फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा दिया है। भारी बारिश से हिमाचल में ब्यास और पार्वती नदियां उफान पर आ चुकी हैं, तो किन्नौर में पहाड़ खिसकने से नेशनल हाईवे बंद हो गया है। मूसलाधार बारिश ने पंजाब और हरियाणा में भी कोहराम मचाया हुआ है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि इससे दिल्ली पर भी खतरा मंडराने लगा है। और इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भयंकर बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है, यानी वहां बहुत भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन बाढ़ के तांडव की सबसे भयानक तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से आई, जहां पर भारी बारिश की वजह से ब्यास और पार्वती नदी उफान पर आ गई है, जिसकी वजह से कुल्लू में भयानक बाढ़ आ गई और कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए। नदियों के तांडव के खौफ से भर देने वाले कई वीडियो सामने आए, जिसमें दोनों नदियां उफान पर दिखाई दी और उनका बहाव अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब दिखा। वहां हो रही भीषण बारिश की वजह से कुल्लू में व्यास और पार्वती नदी अपने सबाब पर पहुंच गई और उसका सैलाब देख लोगों में दहशत भर गई, क्योंकि उनके किनारे पर बने मकानों पर भी खतरा मंडराता दिखा, जिसकी वजह से प्रशासन ने नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के घरों को खाली करने के आदेश दे दिए और कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ खिसकने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। पहाड़ से हाईवे पर मलबा गिरने की घटना का वीडियो वहां मौजूद किसी यात्री ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें नेशनल हाईवे 5 पर रामनी के पास पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर नीचे आता दिखा। ऐसा लगा मानो वहां किसी ने बम विस्फोट कर दिया हो। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े और कई टन मिट्टी देखते ही देखते सड़क पर आ गई, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। 15 सेकंड में खौफ पैदा करने वाले इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ की तबाही का ट्रेलर दिखा। नेशनल हाईवे 5 के बंद हो जाने की वजह से कई यात्री दोनों तरफ फंस गए। हालांकि बाद में राज्य आपदा प्रबंधन की टीम को मलबा हटाने के लिए भेज दिया गया। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद पहाड़ खिसकने की ऐसी ही खौफ पैदा करने वाली तस्वीरें आ चुकी हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में पंचवक्त्र शिव मंदिर पर एक बार फिर डूबने का खतरा मंडराने लगा और वहां पर भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी फिर उफान पर आ गई है और एक रोज पहले मंदिर का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब गया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों और नालों के रौद्र रूप से लोगों की सांसें अटक गईं। ब्यास नदी में उठती हाहाकारी लहरों ने ऐसा कोहराम मचा दिया कि देखते ही देखते वहां मौजूद पंचवक्त्र शिव मंदिर चंद सेकंड में डूब गया और नदी की रेत उस मंदिर के अंदर घुस गई, जिसकी वजह से वहां मौजूद मूर्तियां उसके नीचे दब गईं। नंदी महाराज की सींगें आप देख रहे हैं, महज सींगें भर दिखाई दे रही हैं। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से पंचवक्त्र शिव मंदिर में भी पानी बढ़ने लगा, जिसकी वजह से उस पर एक बार फिर डूबने का खतरा मंडराने लगा। और इस बीच हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी तबाही के पीछे राज्य सरकार ने अवैध निर्माण को जिम्मेदार बताया है, क्योंकि वहां कई लोगों ने बड़ी संख्या में नदियों के किनारे निर्माण किए हैं, जिसकी वजह से भारी बारिश में उफनाई नदियों में किनारे बने कई मकान समा गए और हादसों में कई लोगों की जान भी गई। इस बीच हिमाचल प्रदेश में भीषण बारिश से हुई भारी तबाही को देखने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने वहां का हवाई सर्वे किया और राज्य के हालातों का जायजा लिया। और इसके पीछे सरकार ने नदियों के किनारे किए गए अवैध निर्माणों को वजह बताया और आगे ऐसे निर्माणों पर रोक लगाने की बात कही। कोई ऐसा रेजिस्ट्रेशन हम बनाएंगे ताकि बैंक के किनारे कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, क्योंकि भीषण बारिश के बाद नदियों के पाट चौड़े हो गए और किनारे पर बने कई मकान उन नदियों में समा गए, जिससे हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश की मंडी में ब्यास नदी का रौद्र रूप और उसकी उफनती हुई लहरों ने लोगों के घरों को कबाड़ खाने में तब्दील कर दिया। उस नदी में आई बाढ़ ने आसपास के इलाकों में ऐसा तांडव मचाया जिसे देखकर जिसने आसपास के इलाकों में कहर बरपाया और जो रिहायशी इलाके उस नदी की जद में आए वो तो पूरी तरह बर्बाद हो गए। सैलाब ने अपने पीछे तबाही के निशान छोड़े हैं और ये व्यास नदी में आया उफान था। वो उफनती नदी अपने साथ लोगों के घरों का सामान बहा लाई, यहाँ तक कि सैलाब ने बच्चों के खिलौने तक नहीं छोड़े। पानी का तेज वेग किसी किसी का तो पूरा घर ही अपने साथ बहा लाया। पानी कम होते ही जो बर्बादी की तस्वीरें सामने आई वो कुदरत के सामने इंसान की बेबसी साफ कह रही थी। उधर मंडी से ही दर्दनाक तस्वीरें सामने आई है। वहां के कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद बर्बादी का भयंकर मंजर देखा और क्योंकि वहां के कुछ लोगों के घर उपनाई ब्यास नदी में बह गए।
वहीं जिनके घर बचे भी तो वो भी पूरी तरह बर्बाद दिखे। उनके घरों में कुछ भी नहीं बचा था क्योंकि नदी की रेत में उनकी पूरी गृहस्थी दफन दिखी। मैं तो बर्बाद ही हो गई, कुछ भी नहीं रहा मेरा तो। मंडी से आई एक तस्वीर में लोग एक घर के कमरे में भरी रेत निकालते हुए दिखे। उस कमरे में करीब 10 फीट तक रेत जमी थी। वहीं मंडी में ब्यास नदी के किनारे लगभग सभी घरों में ऐसा ही मंजर दिखा। देखिए, मेरे पैरों के नीचे सोफा है और इस पूरे कमरे में 4 से 5 फीट ऊंची रेत है, मिट्टी है। मंडी में व्यास नदी के बाढ़ का खतरा तो कम हो गया, लेकिन उसके बाद के बर्बादी के मंजर ने लोगों के दर्द को बढ़ा दिया। इस बीच हिमाचल प्रदेश में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने कोहराम मचा दिया है। वहां के कई जिलों में दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई और बारिश की वजह से नदियों में इतना ज्यादा पानी बढ़ गया है कि कहीं इमारतें बह गई तो कहीं पूरा का पूरा पुल ही नदी में समा गया और हालात बेकाबू हो गए। बारिश के पानी के साथ पहाड़ से सैलाब की तरह मलबा आया और अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं, क्योंकि मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। हिमाचल प्रदेश के केलांग, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, शिमला, सोलन, नाहन और किन्नौर में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया, जबकि चंबा, धर्मशाला, हमीरपुर और ऊना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पूरे प्रदेश में ये हैवी रेनफॉल का क्रम अभी भी जारी है। इन सभी जिलों में प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की और आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को अलर्ट पर कर दिया। उधर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश के बाद उफनती नदी में एक मकान समा गया और भारी बारिश के बाद नदी में आई बाढ़ ने कोहराम मचा दिया, जिसमें उस मकान के ढहने का खौफनाक वीडियो भी सामने आया। और इस वीडियो में वो मकान चंद सेकंड में धाराशाही होता दिखा, जिसके बाद उसका नामो निशान ही मिट गया, क्योंकि उफनती हुई नदी उसे निगल चुकी थी। वीडियो में तो वो बड़ा मकान ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ दिखा, क्योंकि नदी में बहता पानी किनारे पर जाकर बार बार जोर से टक्कर मारता, जिसकी वजह से वहां कटाव होने लगा और पानी के जोरदार थपेड़े किनारे पर बने उस मकान की नींव को अपने साथ बहा ले गए, जिसके बाद वो मकान भी टिक नहीं पाया और चंद पल में नदी में समा गया। इस बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से हालात बिगड़ गए और लगातार हुई मूसलाधार बारिश को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां सड़कों पर सैलाब आ गया और सड़कों पर भरे पानी में ऐसी लहरें उठ रही थी मानो वहां कोई नदी बह रही हो। कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया, जिसके बाद लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हरिद्वार के रोशनाबाद और भाराबाद इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित दिखे। हरिद्वार में पिछले हफ्ते भी बाढ़ ने हाहाकार मचाया था। सड़कों पर इतना पानी भर गया था कि वहां खड़ी गाड़ियां पेड़ के पत्तों की तरह पानी पर तैरती हुई नजर आई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। वहीं हरिद्वार से ही हैरान कर देने वाला एक और वीडियो सामने आया। वहां पर पथरी रोह नदी में सैकड़ों की संख्या में ड्रम बहते हुए नजर आए। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से पथरी रोह नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से गोदाम में रखे सैकड़ों ड्रम बहकर उस नदी में आ गए। वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें सैकड़ों की संख्या में ड्रम पानी की उफनती हुई लहरों में बहते नजर आए। कुछ दूर बहने के बाद वो ड्रम नदी के किनारे पर जाकर इकट्ठा हो गए। जैसे ही इसकी जानकारी उस इलाके में रह रहे लोगों को लगी, वो लोग उन ड्रमों को पाने के लिए वहां पहुंच गए। इसके बाद तो वहां उन ड्रमों की लूट मच गई। कई लोग उन ड्रमों को पाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना उस उफनती नदी में कूद गए। इसके बाद वो लोग तैरकर उन ड्रमों के पास पहुंच गए और उन्हें अपने घर लेकर चले गए। और इस बीच उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने ऐसा कोहराम मचाया कि लोगों की सांसें अटक गई। बारिश की वजह से वहां पर कई जगहों पर पहाड़ से हजारों टन मलबा सड़क पर आ गया, जिससे रास्ते बंद हो गए और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तरकाशी जिले में गंगनानी से एक वीडियो सामने आया, जिसमें गंगोत्री हाईवे पर यात्रियों की एक गाड़ी पर पहाड़ से मलबा गिरा दिखा। हादसे में मध्य प्रदेश के रहने वाले 2 यात्रियों की मौत हो गई। वहीं चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम से लगभग 2 किलोमीटर पहले 20 मीटर सड़क पहाड़ से मलबा आने की वजह से पूरी तरह गायब हो गई। उत्तराखंड में बिगड़ते हालात को देखते हुए बैठक की और आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को अलर्ट कर दिया गया। जितने भी अधिकारीगण, कर्मचारीगण जो भी इस काम को कर रहे हैं, उन सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के बाद जमीन खिसकने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी में जलस्तर बढ़ जाने से त्रिवेणी घाट पूरी तरह डूब गया। उधर देहरादून में बाढ़ में फंसे 12 लोगों को बचाव अभियान चलाकर सुरक्षित बचा लिया गया। देहरादून के एक इलाके में कुछ लोगों के एक टापू पर फंसे होने की सूचना पर यह बचाव अभियान चलाया गया, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें एसडीआरएफ की टीम नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित निकालते दिखी। बताया गया कि यमुना नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने की वजह से 12 लोग फंस गए और उन लोगों ने नदी के बीच में बने टापू पर पनाह ले ली, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को वहां भेजा गया। एसडीआरएफ की टीम नाव के जरिए नदी के बीच फंसे लोगों के पास पहुंची और सबसे पहले छोटे बच्चों और महिलाओं को वहां से सुरक्षित निकाला गया, फिर बाकी लोगों को भी बचा लिया गया। इस बीच उत्तराखंड के रुड़की में तेज बारिश के बाद पूरा शहर पानी पानी हो गया और कई घंटों तक पानी बरसने से वहां के हालात बिगड़ गए।
क्योंकि भारी बारिश की वजह से चारों तरफ पानी भर गया, जिससे लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। कुछ जगहों पर पानी भरने से लोगों ने उस रास्ते से निकलने का जोखिम भी नहीं उठाया, लेकिन भारी बारिश के बाद पानी भरने से सड़कों पर चलने वाले लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। बारिश का पानी वहां की दरगाह पिरान कलियर परिसर में भी घुस गया। दरगाह के अंदर पानी घुसने से वहां के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारी बारिश के बाद वहां पर कई सड़कें डूब गई, जिसके बाद लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई। वहां से आए वीडियो में एक अंडरपास में कई फीट तक पानी भरा हुआ नजर आया, जिसकी वजह से उसमें 2 बसें फंस गई। और वहां से आए एक वीडियो में दोनों बसें पानी में लगभग आधी डूबी दिखाई दी और उनमें बैठे लोग मदद का इंतजार करते दिखे। इस दौरान कुछ मोटरसाइकिल सवार जान जोखिम में डालकर अंडरपास पार करते दिखे। इस बीच वहां से आई एक तस्वीर में साइकिल सवार डूबकर जाता दिखाई दिया। हालांकि बाद में पुलिस वालों ने अंडरपास में फंसे कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फिर वहां फंसी बस को भी खुदाई करने वाली मशीन के सहारे से निकाला गया। वहीं मथुरा में भारी बारिश के बाद आई कुछ और तस्वीरों में एक सड़क पर सैलाब बहता नजर आया, जिसमें वहां स्कूटर और मोटरसाइकिल डूबे दिखाई दिए। उधर पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब से बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर सतलुज नदी में आई बाढ़ की वजह से लोगों को बचाने के लिए कई गांवों में नाव चलानी पड़ी और वहां गांव में इतना पानी भर गया कि प्रशासन को बचाव अभियान चलाना पड़ा, जिसमें एनडीआरएफ की टीम और सेना के जवानों को तैनात करना पड़ा, क्योंकि सतलुज नदी में आई बाढ़ में कई गांव डूबे दिखे। कई जगहों पर तो 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ दिखा, जिसमें लोग कमर तक डूबकर जाते दिखाई दिए। बाढ़ की वजह से खेतों में सैलाब आ गया और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, जिसके बाद बचाव अभियान की टीम को नाव का सहारा लेना पड़ा और सेना के जवान वहां पर फंसे लोगों को रस्सी के सहारे बचाते दिखे। इस बीच वहां से आई एक तस्वीर में सेना के जवान कुछ बुजुर्गों को नाव में बिठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाते हुए नजर आए। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से सतलुज नदी उफान पर है, जिसकी वजह से पंजाब के कई जिलों में बाढ़ आ गई। इधर हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि दिल्ली में पुराने लोहे के पुल को बंद करना पड़ा और वहां से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा, जबकि कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया क्योंकि यमुना नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर बहने लगा, जिसकी दहशत पैदा करने वाली तस्वीरें सामने आई। एक रोज पहले हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना नदी ने 205.33 मीटर वाले खतरे के निशान को पार कर लिया, जिसके बाद एहतियातन पुराने लोहे के रेलवे पुल को बंद करने का फैसला लिया गया। लेकिन यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया। यमुना नदी के पास कुछ जगहों पर लोगों के घरों के अंदर पानी घुस गया। काफी संख्या में लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर चले गए। दिल्ली सरकार के बाढ़ नियंत्रण विभाग के मुताबिक हथिनीकुंड बैराज से 4 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे यमुना नदी का जलस्तर अभी और बढ़ सकता है। इधर हरियाणा के यमुनानगर जिले में हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से हाहाकार मच गया। यमुना नदी में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि किनारे बना एक मकान देखते ही देखते उसमें समा गया और सैलाब के साथ तिनके की तरह बह गया, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें सैलाब की तरह बहता यमुना नदी का पानी महज 9 सेकंड के भीतर मकान को बहा ले गया। गनीमत ये रही कि खतरे को देखते हुए इस मकान को पहले ही खाली करा लिया गया था। हथिनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से हरियाणा के सोनीपत, करनाल, यमुनानगर और पानीपत जिले के कई गाँव में भयानक बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि करनाल जिले में तो कुछ गाँव में यमुना नदी के बढ़े हुए जलस्तर का असर दिखने भी लगा। खेतों, सड़कों और गांव की गलियों में पानी भर गया। पुलिस टीम के साथ जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया। इस बीच दिल्ली में हो रही मूसलाधार बारिश और हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने की वजह से यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई, जिसकी वजह से यमुना नदी के पास बसे इलाकों में पानी ने अपना कब्जा जमा लिया और लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि यमुना नदी के पास बसे यमुना बाजार में हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया। निचले इलाकों में बसे घरों के अंदर तक पानी भर गया, जिसके बाद लोग अपने घर की छतों पर शरण लेते हुए दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग नाव में रहने के लिए मजबूर हो गए। जैसे ही बारिश ज्यादा होती है उसके बाद पानी छोड़ दिया जाता है दिल्ली की तरफ और दिल्ली में मुसीबत बढ़ जाती है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में भारी बारिश के बाद हथिनीकुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद यमुना नदी उफान पर आ गई और दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भरने लगा। उधर हरियाणा के पंचकुला से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर भारी बारिश के बीच एक दूल्हा छाता लेकर नदी पार करता हुआ दिखाई दिया। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दूल्हा सैलाब पार करता दिखा। जो वीडियो सामने आया उसमें भारी बारिश के बीच वो दूल्हा हाथ में छाता लेकर घुटने तक भरे पानी को पार करता नजर आया। इस दौरान उसके पीछे एक लड़का भी नजर आया, जो उसके साथ मटमैले पानी से गुजरता नजर आया। हालांकि जैसे ही पानी कम हुआ वो दूल्हा और लड़का वहां रुक गए। इसके बाद वो दोनों एक गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से खूब वायरल हुआ। पिछले कई दिनों से पंचकुला में लगातार हो रही बारिश से वहां की हालात बिगड़ गए।
वहीं हरियाणा के अंबाला से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसमें अंबाला की मिलिट्री अस्पताल बाढ़ के पानी में डूबा हुआ नजर आया। वीडियो को देख ऐसा लगा मानो अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया हो और अस्पताल में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। वहां से जो एक वीडियो सामने आया उसमें मिलिट्री अस्पताल बाढ़ के पानी में डूबा दिखा। उसकी सड़कें पानी से लबालब भरी दिखी। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया और वो दरिया बन गई। अस्पताल के मेन गेट से लेकर अंदर तक सभी विभाग सैलाब में डूबे दिखाई दिए। वीडियो देखकर ऐसा लगा मानो अस्पताल में कोई नदी बह रही हो। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक कई विभागों में पानी भरने से करोड़ों रुपए की मशीनें खराब हो गई। इस बीच हरियाणा के अंबाला से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक और वीडियो सामने आया। वहां पर भारी बारिश की वजह से नदी का पानी हाईवे पर पहुंच गया और उसके तेज बहाव में आकर एक बस पलट गई, जिसके बाद उसमें सवार कई यात्रियों की जान हलक में अटक गई क्योंकि नदी का पानी हाईवे पर लगातार बढ़ता जा रहा था। ऐसे में हर गुजरते पल के साथ बस में सवार यात्रियों के बहने का खतरा बढ़ गया। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी प्रशासन को मिली, रेस्क्यू टीम फौरन वहां पहुंच गई और उसके बाद रेस्क्यू टीम ने बस को एक रस्सी से बांध दिया ताकि बस पानी के बहाव के साथ न बहे। इसके बाद बस में मौजूद यात्री उसके ऊपर चढ़ गए। फिर प्रशासन की टीम ने जमीन खोदने वाली मशीन के सहारे एक एक कर सभी 27 यात्रियों को बचा लिया। हमने उनको रेस्क्यू किया, सभी को निकाला, सभी सुरक्षित है। इस घटना के बाद प्रशासन ने हाईवे को बंद कर दिया ताकि ऐसे हादसों से बचा जा सके। और इसी बीच बारिश के बाद हरियाणा के अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज के घर के आसपास भी कमर तक पानी भर गया। उस इलाके में हालात इस कदर खराब हो गए कि पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ नजर आया, जिसकी वजह से वहां पर रहने वाले सभी लोगों को काफी दिक्कतें पेश आईं। क्योंकि इस इलाके में जहां हरियाणा के गृह मंत्री का घर है, कमर तक बारिश का पानी भर गया। पानी इतना ज्यादा है कि गृह मंत्री अनिल विज के घर का आंगन और वहां रखी हर चीज पानी में डूबी नजर आई। ये गृह मंत्री अनिल विज का घर है जो किस तरीके से पूरी तरह से डूब चुका है। हरियाणा के उस इलाके में कई फीट पानी भरा दिखा, जिसकी वजह से लोग अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों के साथ घर की छत पर रहने को मजबूर हो गए। वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि पानी के मोटर वाले हिस्से में पानी भरने से घरों में पीने का पानी भी नहीं आ रहा। जरूरी काम के लिए निकलने वाले लोग कई दिन से भरे उस गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर दिखे। इस बीच हरियाणा के अंबाला में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरा शहर डूबने की कगार पर आ गया और वहां पर पिछले कई घंटों से हो रही बारिश लोगों पर आफत बनकर टूटी। क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद शहर की तमाम सड़कें जैसे तालाब में तब्दील हो गईं। सड़कों पर कमर से ऊपर तक पानी भर गया। वहां से आई एक तस्वीर में कई गाड़ियां पानी में डूबी हुई दिखाई दी। इतना ही नहीं, अंबाला में बहने वाली मारकंडा नदी भारी बारिश की वजह से खतरे के निशान तक पहुंच गई, जिससे इसके आसपास के इलाकों पर बाढ़ में डूबने का खतरा मंडराने लगा। जहां मेरे आसपास की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आखिर पानी का लेवल जो है वो किस तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि वहां हो रही भारी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और इसी वजह से लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया। ऐसे में घरों में मौजूद लोगों को डूबने का डर सताने लगा, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के निर्देश दे दिए। उधर हरियाणा के पंचकुला में बारिश की वजह से चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे धंस गया और उस पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिसके बाद उस हाईवे को बंद कर दिया गया क्योंकि वहां से सफर करना मौत को न्योता देना था। क्योंकि बारिश की वजह से वहां की कौशल्या नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद उस उफनती नदी का पानी हदों को तोड़कर और अपने किनारों को छोड़कर तबाही और बर्बादी मचाने सड़कों पर निकल पड़ा। क्या सड़कें, क्या खेत खलिहान और क्या रिहायशी इलाके, हर जगह बिजली की रफ्तार से बहते पानी का रौद्र रूप दिखाई दिया। हालात तब बेकाबू हो गए जब वहां की कौशल्या नदी ने ऐसा कहर बरपाया कि चंडीगढ़ नेशनल हाईवे उसके तेज बहाव में पूरी तरह धंस गया और उसमें कई फीट गहरे गड्ढे हो गए। सड़क पर पड़ी दरारें अपनी आप बीती खुद बयां करती दिखी। कौशल्या नदी ने अपना कहर ढाया है और उस नदी पर बना पुल टूट गया। हाईवे के किनारे लगे पेड़ जड़ से उखड़ गए। हालांकि प्रशासन जमीन खोदने वाली मशीन की मदद से मरम्मत के काम में जुट गया। इस बीच भारी बारिश ने चंडीगढ़ की तस्वीर बिगाड़ दी। लगातार कई घंटों तक आसमान से पानी बरसने से वहां के हालात पूरी तरह पटरी से उतर गए। ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई और एक दिन पहले हुई जोरदार बारिश के बाद वहां पर हाहाकार मच गया, जिसका असर अगले दिन तक दिखाई दिया और लोग पानी में फंसी अपनी गाड़ियों को धक्का देकर उन्हें ऊंची जगहों पर पहुंचाने में जुटे रहे। मूसलाधार बारिश के रुकने के बावजूद चंडीगढ़ के कई इलाकों में हालात जस के तस बने रहे। एक इलाके से सामने आई तस्वीर में दिखा कि एक पॉश सोसाइटी बाढ़ में गिर गई। वहां बारिश के पानी ने ऐसा कब्जा जमाया कि लोग अपने ही घरों में कैद हो गए। थोड़ा पानी जरूर कम हुआ है लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई। इस पॉश सोसाइटी में ज्यादातर गाड़ियां पानी में डूब गई। कुछ मोटरसाइकिलें तो पानी भरने की वजह से जमीन पर गिर गई। जरूरी होने पर ही कुछ लोग बाहर निकले, लेकिन उन्हें पानी में बेहद संभल कर चलना पड़ा। उधर पंजाब के पटियाला में भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया और उसके आसपास बसे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, जिसके बाद प्रशासन ने बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए जवानों को तैनात किया।
जिन्होंने बोट की मदद से लोगों का रेस्क्यू किया, जबकि कुछ लोग अपने सामान के साथ ट्रैक्टर की मदद से शिफ्ट किए गए, क्योंकि पटियाला के निचले इलाके में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। कुछ लोग अपनी मोटरसाइकिल हाथ से धक्का लगाकर ले जाते दिखे, जो पूरी की पूरी पानी में डूबी हुई दिखी। बताया गया कि पटियाला में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बड़ी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद नदी के आसपास बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा, जिसको देखते हुए प्रशासन ने बाढ़ में फंसे लोगों को अस्थायी कैंप में शिफ्ट कराया। और इस बीच भारी बारिश और बाढ़ से पंजाब का पटियाला शहर बेहाल हो गया। बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि लोगों के लिए हर दिन हर पल चुनौती से भर गया, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से पूरा शहर पानी में डूब गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, इसमें हर तरफ पानी का कब्जा दिखा। कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों का अपने ही घरों में रहना मुश्किल हो गया। पानी इतना ज्यादा था कि सेना के जवानों के लिए भी रेस्क्यू करना चुनौती बन गया। शहर के लोग सड़कों पे हैं या फिर अपने घरों में है पानी में फंसे हुए। यहाँ तक कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी और खाने के पैकेट पहुँचाने के लिए भी रेस्क्यू टीम को कमर तक पानी में डूबकर जाना पड़ा। निचले इलाकों में 6 फीट तक पानी भर गया, जिससे वहाँ के लोगों की जान खतरे में पड़ गई। इसीलिए वहाँ से लोगों का रेस्क्यू करने के लिए ट्रैक्टर एक छोर से दूसरे छोर तक लगातार चक्कर काटता दिखा, ताकि बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा सके। इधर हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और बाढ़ के बाद कई इलाकों में तेजी से पहाड़ खिसकने का सिलसिला शुरू हो गया। और इस बीच मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से टूटकर नीचे गिर गए, जिसके बाद उस हाईवे को बंद करना पड़ा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने ऐसा हाहाकार बरपाया कि वहां सिर्फ भीषण तबाही का मंजर दिखाई दिया, जबकि उफनती ब्यास नदी ने जमीन के बड़े हिस्से को अपनी आगोश में ले लिया। वहीं सतलुज नदी ने भी हिमाचल प्रदेश समेत पंजाब के कई इलाकों को डुबोकर रख दिया, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश और पंजाब को जोड़ने वाले कई रास्ते पर पहाड़ खिसकने का सिलसिला शुरू हो गया, जिससे चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर पहाड़ का मलबा इकट्ठा हो गया और वहां गाड़ियों का आना जाना रोकना पड़ा। और इसके पीछे ऐसे 3 से 4 और ऐसे हिस्से हैं जहां पर बड़ी बड़ी चट्टानें ऊपर से खिसक कर नीचे आ गई, जिसके बाद वहां रास्ता बहाल करने के लिए मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। इस बीच मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी कर दिया और वहां पर पहले ही कई जिले भारी बारिश की चपेट में हैं। और अब मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी कि मध्य प्रदेश को जल्दी इस बारिश से राहत भी नहीं मिलने वाली। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के विदिशा, राजगढ़, खंडवा, नीमच, मंदसौर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी और श्योपुर के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया। इसके साथ ही भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, शहडोल समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी दे दी, जिसका मतलब ये कि मध्य प्रदेश को अभी आसमानी आफत से राहत नहीं मिलने वाली। वहाँ पहले से ही कई जिलों में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं। इसके अलावा राज्य की तमाम नदियां उफान पर हैं। उधर गुजरात के साबरकांठा में जबरदस्त बारिश और भीषण बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है, जिससे नदियों में उफान आ गया। और इसी बीच वहां से दिल दिला देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पानी के तेज धार में एक आदमी फंसा नजर आया। और जो वीडियो सामने आया उसमें वो आदमी उफनती हुई नदी में फंसा दिखाई दिया। वहां पानी का बहाव इतना तेज था कि वो खौफनाक लहरों के साथ बहता नजर आया, लेकिन उसने भी हार नहीं मानी, अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करता रहा। साबरकांठा के ईडर इलाके में अचानक जलस्तर बढ़ गया, जिससे वहां वो आदमी पानी की तेज धार में फंस गया और काफी देर तक वो ताकतवर लहरों का सामना करता रहा, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी वो किनारे तक नहीं पहुंच सका। तभी अपनी जान की परवाह किए बगैर 2 लोग मदद के लिए उसके पास पहुंचे और सैलाब से खींचकर उसकी जान बचा ली। इस दौरान दोनों लोग भी खुद को बचाते दिखे। इस बीच अमेरिका के पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है, जिसके बाद वहां पर इमरजेंसी लगा दी गई है, क्योंकि वहां बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के पूर्वोत्तर राज्य वर्मांट, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स और न्यूयॉर्क बाढ़ की चपेट में आ गए। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों पर पानी ऐसे बहता हुआ दिखाई दिया जैसे कोई नदी, जिससे वहां के हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई लोग रास्ते में फंस गए। जो जहां था वहां से टस से मस नहीं हो पाया, क्योंकि सड़कों पर भरे पानी की वजह से किसी के लिए सड़कों पर बह रहे पानी के बीच से अपनी कार निकालना मुश्किल हो गया, तो किसी की गाड़ी बंद हो गई। इतना ही नहीं, लोगों के घरों के अंदर भी पानी भर गया, जिसके बाद भारी बारिश को देखते हुए न्यूयॉर्क की गवर्नर ने वहां आपातकाल की घोषणा कर दी। And we in government, working with our partners on the ground, have to work with our communities. इस बाढ़ में कई लोग ऐसे फंसे कि उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया, क्योंकि वहां पर पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई इलाकों में बाढ़ आने का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि आसमान से आफत के रूप में हुई बारिश ने कई इलाकों को पूरी तरह डुबो दिया। बारिश के पानी ने सड़कों और निचले इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसमें कई गाड़ियां या तो पूरी तरह डूब गईं या फिर बहकर दूर चली गईं।
हाईवे का तो और भी बुरा हाल हो गया। वहां भारी बारिश की वजह से गाड़ियां जहां तहां फंस गई। वहीं अमेरिका के मौसम विभाग ने न्यूयॉर्क में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। मतलब अभी न्यूयॉर्क के लोगों को राहत नहीं मिलने वाली। और भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में एक छोर से दूसरे छोर तक बारिश के पानी ने तबाही मचा दी है। जापान के कई हिस्सों में भी भारी बारिश ने कहर ढाया। उसकी वजह से आई बाढ़ और भूस्खलन में 6 लोगों की जान चली गई। हालात बिगड़ते देख वहां के मौसम विभाग ने भारी बारिश और भूस्खलन की चेतावनी भी जारी कर दी, क्योंकि वहां मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि हर तरफ तबाही नजर आने लगी। जापान के दक्षिण पश्चिमी द्वीप क्यूशू में बाढ़ और भूस्खलन की वजह से कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए गए। भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई, नदियां उफनने लगी और सैकड़ों घर तबाह हो गए। कई रिहायशी इलाकों में पानी लोगों के घरों में इतना अंदर तक घुस गया कि वहां रहने का मतलब होता मौत को न्योता देना। इसलिए वहां रहने वाले लोगों ने मजबूरी में अपना घर छोड़ दिया। इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में रह रही पाकिस्तान की महिला सीमा हैदर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसके बाद उनके घर के बाहर पुलिस के जवानों को तैनात करना पड़ा है। और पुलिस की एफआईआर के मुताबिक सीमा उनके प्रेमी बताए जा रहे सचिन के साथ रहने के लिए पाकिस्तान से नेपाल होते हुए 13 मई को भारत पहुंची थी। हालांकि 4 जुलाई को सीमा और सचिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 8 जुलाई को दोनों को रिहा कर दिया गया, जिसके बाद सीमा अपने 4 बच्चों के साथ दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में सचिन के साथ रह रही हैं। लेकिन पुलिस की परेशानी तब बढ़ गई जब पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को देखने के लिए सचिन के घर के बाहर लोगों की भीड़ जुटने लगी, जिसके बाद घर के बाहर पुलिस के जवान तैनात करने पड़े। लोगों को रोकने के लिए सचिन के घर की तरफ जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया। सीमा हैदर जिस घर में यहाँ पर सचिन के रह रही है, ये रास्ता बंद किया गया है स्थानीय लोगों के द्वारा। और तो और सीमा हैदर से मिलने वाले लोगों की जानकारी रखी जा रही है। बाकायदा वहाँ रजिस्टर में लोगों के नाम और पते लिखे जा रहे हैं। इस बीच सीमा हैदर ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर होने वाले जुल्म की पोल खोल दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के लोगों को न सिर्फ डराया जाता है, बल्कि उन पर बेइंतहा जुल्म तक किए जाते हैं। और न्यूज 18 से बातचीत के दौरान सीमा हैदर ने एक बार फिर ये दोहराया, वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान वापस नहीं जाएंगी, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो पाकिस्तान लौटी तो उन्हें और उनके बच्चों को मार दिया जाएगा। न्यूज 18 से बातचीत में सीमा हैदर ने पाकिस्तान में हिंदुओं पर होने वाले जुल्म की सारी कहानी सामने रख दी। उनका आरोप है कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है, जिससे वहाँ रहने वाले हिंदू सुरक्षित महसूस नहीं करते। हैदर को छोड़ती हूँ या सचिन के साथ प्यार करती हूँ तो मैं काली हूँ और मुझे मार दिया जाएगा। ये इन बलोच कौमों में सजा है। ऐसे कई लड़कियाँ मर चुकी हैं। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान सीमा हैदर ने सऊदी अरब में बैठे अपने पति गुलाम हैदर को 2 टूक कह दिया कि वो पाकिस्तान नहीं लौटने वाली। और तो और अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर ने दावा किया कि हिंदुस्तान में रहने वाले सारे मुसलमान सुरक्षित हैं। उनका आरोप है कि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। जबकि न्यूज 18 से बातचीत के दौरान सीमा हैदर ने साफ कर दिया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जमीन आसमान का अंतर है। सीमा के मुताबिक पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोगों पर न सिर्फ जुल्म होता है, बल्कि उनकी हत्या तक कर दी जाती है। लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि यहाँ की सरकार सबको बराबर समझती है। न्यूज 18 से बातचीत में सीमा हैदर ने ये भी बताया कि पाकिस्तान से भारत आकर वो बेहद खुश हैं और उन्हें भारत के कानून पर पूरा भरोसा है। क्या इंडिया से किसी मुसलमान ने तुमको कहा कि मतलब इंडिया में जुल्म हो रहा है? तुम लोग कहते हो कि बस इंडिया में मुसलमान भी जुल्म है। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान सीमा हैदर ने पति गुलाम हैदर पर मारपीट और बुरा बर्ताव करने का भी आरोप लगाया। और न्यूज 18 से बातचीत के दौरान सीमा हैदर ने पाकिस्तान लौटने से साफ इंकार करते हुए पति गुलाम हैदर से ऑनलाइन तलाक लेने की इच्छा जताई है। गुलाम हैदर सऊदी अरब में रहते हैं, जहाँ वो टाइल्स लगाने का काम करते हैं। लेकिन सीमा हैदर का आरोप है कि गुलाम हैदर एक अपराधी किस्म के आदमी हैं और वो अक्सर उनके और उनके बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करते थे। विरोध करने पर वो उनसे बुरी तरह मारपीट तक करते थे। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान सीमा हैदर ने यह भी बताया कि वो गुलाम से तलाक लेना चाहती थी, लेकिन डर की वजह से उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करती तो उन्हें वहाँ मार दिया जाता। इसलिए वो पाकिस्तान से भारत आई और अब वो उनसे किसी भी कीमत पर छुटकारा चाहती हैं। निकाह ऑनलाइन हो सकता है, डिवोर्स ऑनलाइन हो सकता है, सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। मैं इनसे ऑनलाइन डिवोर्स लेने के लिए तैयार हूँ। सीमा हैदर के मुताबिक अगर गुलाम हैदर को उनके इस प्लान की जरा भी भनक लगती तो उनके घर वाले उन्हें वहीं जान से मार देते। इसीलिए उन्होंने किसी से भी भारत आने और सचिन से प्यार करने की बात का जिक्र तक नहीं किया। उधर सऊदी अरब में रह रहे सीमा हैदर के पति गुलाम हैदर ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद मांगी। उन्होंने उनकी पत्नी सीमा हैदर और बच्चों को पाकिस्तान वापस भेजने की अपील की, जबकि सीमा के मुताबिक वो सचिन की पत्नी है और वो उनके साथ ही रहना चाहती हैं। लेकिन सीमा हैदर के पति का आरोप है कि सचिन ने उनकी पत्नी को शादी करने का झांसा देकर पहले बरगलाया और फिर उन्हें धोखे से हिंदुस्तान बुला लिया। उनका यह भी आरोप है कि उनके बच्चे नाबालिग हैं और उन्हें जबरन हिंदू बनाया जा रहा है।
इसी वजह से उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद मांगी और पत्नी सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की अपील की। मैं बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार को, योगी सरकार को, हमारा आवाज नहीं सुना जा रहा है। गुलाम हैदर का ये भी आरोप है कि सीमा अवैध तरीके से भारत में घुसी है, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सचिन के साथ रहने देने की इजाजत न दी जाए। और गुलाम हैदर ने पत्नी सीमा हैदर पर पाकिस्तान और वहां के लोगों को बदनाम करने का आरोप मढ़ दिया। उनका आरोप है कि सीमा ने उन्हें धोखा दिया और वो सचिन के बहकावे में आकर उनके बच्चों को लेकर हिंदुस्तान भाग गई, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में उनकी और उनके परिवार की बदनामी हो रही है। सऊदी अरब में रह रहे गुलाम हैदर के मुताबिक सीमा पाकिस्तान की नागरिक है और कानूनन वो उनकी पत्नी है। उनके मुताबिक बिना तलाक लिए सीमा हैदर सचिन की पत्नी नहीं बन सकती। उनका आरोप है कि सीमा सचिन के बहकावे में है और उसके कहने पर वो पाकिस्तान और वहाँ रहने वाले लोगों की बदनामी करने में जुटी है। हमको जबरदस्ती हिंदू और मुस्लिम के जंग में फंसाना चाहते हैं, इसका जिम्मेवार कल कौन होगा? न्यूज 18 से बातचीत के दौरान गुलाम हैदर ने सीमा से बच्चों के साथ वापस पाकिस्तान आने की अपील की, लेकिन सीमा ने पति गुलाम हैदर के पास जाने से साफ इनकार कर दिया। इस बीच पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की जासूसी वाली थ्योरी को वकील अजय प्रकाश सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस एफआईआर के मुताबिक सीमा पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते 13 मई को भारत में अवैध तरीके से दाखिल हुई थी और इसी वजह से सीमा हैदर रेडार पर हैं। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन के साथ रह रही सीमा पर पैनी नजर रखी जा रही है। हालांकि 4 जुलाई को गिरफ्तारी के बाद उनसे कई घंटों तक जांच एजेंसियों ने पूछताछ भी की थी, लेकिन इसके बाद भी सीमा हैदर जांच एजेंसियों के लिए पहेली बनी हुई है। इसलिए जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि वो सचिन के प्यार में पाकिस्तान से भारत पहुंची है या इसमें कोई लव ट्रैप का एंगल है। हालांकि वकील अजय प्रकाश सिंह ने सीमा के जासूस वाली थ्योरी को गलत बता दिया। कोई जासूस अपने 4 बच्चों को लेके तो यहाँ नहीं आ जाएगी, जासूसी करने के लिए तो अकेले काफी थी। सीमा के पास से पुलिस को एक टूटा फोन मिला है जिसका डेटा हासिल किया जा रहा है। इसके अलावा उनके पूरे परिवार की भी जानकारी जुटाई जा रही है। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तुर्की से हरी झंडी मिलने के बाद स्वीडन की नेटो सदस्यता का रास्ता अब साफ हो गया है। स्वीडन 31 देशों वाले इस सैन्य संगठन में शामिल होने की मांग पिछले साल से कर रहा है, लेकिन तुर्की के विरोध की वजह से स्वीडन को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि नेटो में शामिल होने के लिए उसके सभी सदस्यों की मंजूरी जरूरी होती है। तुर्की नेटो का सदस्य है और वो कुर्द लड़ाकों की वजह से स्वीडन की नेटो सदस्यता का विरोध कर रहा था। उसने स्वीडन पर कुर्द लड़ाकों के समर्थन का आरोप लगाया, जिन्हें तुर्की आतंकी मानता है। लेकिन पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तुर्की के ऐतराज के बाद स्वीडन ने कुर्द लड़ाकों के खिलाफ एक्शन लिया और तुर्की का भरोसा हासिल कर लिया, जिसके बाद तुर्की ने नेटो के सदस्य के तौर पर स्वीडन को मंजूरी दे दी। ऐसे में ये साफ हो गया कि स्वीडन जल्द ही नेटो का 32वां सदस्य बन जाएगा। इधर पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहे विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रयागराज की फैमिली कोर्ट में ज्योति और आलोक का आमना सामना होना था, लेकिन ज्योति मौर्य सुनवाई के दौरान पहुंची ही नहीं। ज्योति मौर्य ने ही अपने पति आलोक से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, लेकिन जब सुनवाई के लिए दोनों को बुलाया गया तो वो कोर्ट पहुंची ही नहीं। बुलाया तो दोनों लोगों को गया था, वो आई कि नहीं आई मुझे नहीं। उनके वकील साहब आए थे। ज्योति मौर्य के वकील की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन दी गई, जिसमें छुट्टी न मिलने की वजह से सुनवाई में शामिल नहीं हो पाने की बात लिखी गई। वहीं न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में आलोक मौर्य ने समझौते की बात से इनकार किया। जो गलत है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। बच्चों के लिए मैं बोला था समझौते के लिए तैयार। प्रयागराज की फैमिली कोर्ट ने ज्योति मौर्य के नहीं आने की वजह से सुनवाई टाल दी और 18 अगस्त को अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी। इस बीच पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य विवाद मामले में नाम आने की वजह से होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे सस्पेंड हो सकते हैं। आलोक मौर्य ने कुछ रोज पहले आरोप लगाया था कि मनीष दुबे के साथ मिलकर ज्योति मौर्य उनकी हत्या करवा सकती है, जिसकी शिकायत उन्होंने होमगार्ड मुख्यालय में की थी। और पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि प्रयागराज के डीआईजी ने मनीष दुबे पर अपनी जांच रिपोर्ट डीजी होमगार्ड को सौंप दी, जिसमें कमांडेंट मनीष दुबे के बारे में पूरी जानकारी दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विभागीय जांच में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे दोषी पाए गए, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि उन पर कार्रवाई हो सकती है। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि ज्योति मौर्य के अलावा पहले के 2 मामलों में मनीष दुबे को दोषी पाया गया, जिससे विभाग की छवि खराब हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विभागीय जांच रिपोर्ट में मनीष दुबे को सस्पेंड करने की सिफारिश की गई। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य मामले में नाम सामने आने के बाद मनीष दुबे को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से महोबा जिले में ट्रांसफर कर दिया गया। हालांकि मनीष दुबे के बारे में सवाल किए जाने पर ज्योति मौर्य ने कोर्ट में जवाब देने की बात कही थी। इस बीच उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में गुलाबी गैंग के सदस्यों ने होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गुलाबी गैंग से जुड़ी महिलाओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया और मनीष दुबे को महोबा से हटाने की मांग की।
क्योंकि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य विवाद मामले में नाम सामने आने के बाद मनीष दुबे का ट्रांसफर गाजियाबाद से महोबा कर दिया गया था, जिससे नाराज गुलाबी गैंग से जुड़ी महिलाओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गुलाबी गैंग के अध्यक्ष संपत पाल के साथ सैकड़ों महिलाओं ने महोबा की सदर तहसील परिसर में प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने मनीष दुबे को बर्खास्त करने की मांग करते हुए एक ज्ञापन भी सौंपा। गुलाबी गैंग से जुड़ी महिलाओं ने मनीष दुबे का महोबा से ट्रांसफर नहीं किए जाने पर उन्हें पीटने तक की चेतावनी दे दी। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य जैसा ही एक और मामला सामने आया है। मेजा इलाके के रहने वाले रविंद्र कुमार नाम के शख्स ने आरोप लगाया कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनने के बाद उनकी पत्नी रेशमा अब उनसे तलाक लेना चाहती हैं। जबकि रविंद्र कुमार का दावा है कि उन्होंने अपनी पत्नी रेशमा की पढ़ाई के लिए अपनी जमीन तक बेच दी थी। और जमीन बेचे थे, फिर उसके बाद उनके नौकरी में खेत भी गिरवी रखे थे और दूसरे से कर्ज भी लिए थे। रविंद्र कुमार ने रेशमा के भाई, उसकी बड़ी बहन और उसके पति पर उसकी जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया। उसका जो जीजा है उसको भड़काने लगा कि तुम ऐसा करो, उससे पीछा छुड़ाओ। रविंद्र कुमार के मुताबिक रेशमा के साथ उनकी शादी 2016 में हुई थी। उस वक्त वो ग्रेजुएशन कर रही थी। एक साल बाद 2017 में वो यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हो गई। रविंद्र कुमार ने आरोप लगाया कि नौकरी मिलते ही रेशमा का रवैया बदलने लगा और रविंद्र का आरोप है कि नौकरी मिलते ही रेशमा ने उनसे किनारा करना शुरू कर दिया और अब वो उनसे तलाक लेना चाहती हैं, जबकि रेशमा ने पति रविंद्र के लगाए सारे आरोपों को गलत बता दिया। उनका आरोप है कि शादी के बाद रविंद्र ने उनके साथ कई बार मारपीट की, जिसके बाद दोनों के रिश्ते में दरार पड़ गई। अपना पक्ष रखते हुए रेशमा ने बताया कि समाज की डर की वजह से उन्होंने खुद पर हुए अत्याचार का जिक्र नहीं किया। हालांकि रविंद्र की मां ने रेशमा के आरोपों को खारिज कर दिया। उनके मुताबिक शादी के बाद उन्होंने रेशमा को बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह रखा। तो बहुत अच्छे से बहू बन के आई तो हम उनके बिटिया का सम्मान दिया, बिटिया बन के रखा, उन्हें पढ़ावा लिखावा। रविंद्र और रेशमा के बीच तकरार तब और बढ़ गई जब कुछ दिन पहले रविंद्र ने रेशमा के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि वो उनकी हत्या कराना चाहती है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बगावत करने के बाद लापता वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने इसके बाद 2 बार पुतिन से मुलाकात की और दावा यह भी है कि पुतिन ने उनके साथ एक खुफिया मीटिंग की, जहां पर उन्हें जेलेंस्की को जान से मारने का ऑर्डर दिया गया। कुछ दिन पहले ही वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूस में घुस आए थे, जिसके बाद पुतिन ने उन्हें बेलारूस जाने का आदेश दिया था। लेकिन काफी दिन बीत जाने के बावजूद वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का कोई पता नहीं चला। ना तो वो बेलारूस में दिखाई दिए और ना ही रूस में नजर आए। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया ने ये आशंका जताई है कि वैगनर चीफ का यूं अचानक गायब होना पुतिन की किसी बड़ी प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है। और पश्चिमी मीडिया का मानना है कि इसी सिलसिले में पुतिन और प्रिगोजिन की 2 बार मुलाकात भी हुई। आशंका जताई गई कि इस मीटिंग में पुतिन ने वैगनर चीफ को जेलेंस्की के खात्मे का ऑर्डर दे दिया, जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि यूक्रेन पर फिर एक बार वैगनर ग्रुप किसी बड़े हमले की साजिश रच सकता है। लेकिन जब वैगनर ग्रुप ने बगावत की तो उससे जुड़े एक दावे ने सबको हैरान कर दिया। यूक्रेन के मुताबिक बगावत के दौरान वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के परमाणु जखीरे तक पहुंच गए और ये दावा यूक्रेन के खुफिया विभाग के प्रमुख ने किया है। उनके मुताबिक वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन रूस के परमाणु हथियारों पर डाका डालना चाहते थे और अपने चीफ के इसी आदेश का पालन करने के लिए वैगनर ग्रुप के लड़ाके पुतिन के परमाणु ठिकाने तक जा पहुंचे, जिसके बाद रूस के अलावा अमेरिका तक के कान खड़े हो गए। क्योंकि अगर ये परमाणु हथियार वैगनर ग्रुप के हाथ लग जाते तो सारी दुनिया में तबाही आ जाती। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि वैगनर ग्रुप अपनी इस कोशिश में नाकाम रहा, क्योंकि उसके लड़ाके पुतिन की सेना को चकमा नहीं दे पाए। यूक्रेन के मुताबिक प्रिगोजिन का प्लान छोटे परमाणु हथियारों को कब्जे में लेने का था, जिनका इस्तेमाल वो बाकी देशों को डराने में करते। इधर पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान बवाल हो गया, जिसके बाद वहां पर एक काउंटिंग सेंटर के बाहर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, क्योंकि उस काउंटिंग सेंटर के बाहर बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस के मुताबिक उनमें कुछ लोग काउंटिंग सेंटर के अंदर जाने के लिए आपस में भिड़ गए, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने लोगों को समझा बुझाकर काउंटिंग सेंटर से दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि वो लोग नहीं माने, जिसके बाद उन्हें हटाने के लिए पुलिस को वहां लाठीचार्ज करना पड़ा। और सिर्फ हावड़ा ही नहीं बल्कि राज्य के पूर्वी मेदिनीपुर और उत्तर 24 परगना में भी वोटों की गिनती के दौरान पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी, क्योंकि वहां भी काउंटिंग सेंटर के बाहर लोग सैकड़ों की संख्या में जुट गए, जिसकी वजह से मतगणना केंद्रों पर व्यवस्था बिगड़ती नजर आई। इसलिए पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी। पूर्वी मेदिनीपुर से आए एक वीडियो में पुलिस वाले एक काउंटिंग सेंटर के बाहर इकट्ठा हुए लोगों को खदेड़ते नजर आए। पुलिस के इस एक्शन के बाद लोग इधर उधर भागते दिखे। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान कई बूथों पर हिंसा हुई थी, इसीलिए मतगणना के समय सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। बंगाल के उत्तर 24 परगना में भी मतगणना केंद्रों के बाहर सख्ती देखी गई।
वहां एक काउंटिंग सेंटर पर कुछ लोग लाइनों को तोड़कर आगे की ओर जाने की कोशिश करते दिखे, जिसके बाद एक पुलिसकर्मी ने उन लोगों पर लाठियां भांजकर पीछे की ओर कर दिया। और कुछ ऐसा ही नजारा बैरकपुर में भी देखने को मिला। वहां भी वोटों की गिनती के दौरान बवाल हो गया। वहां पर एक मतगणना केंद्र के अंदर बीजेपी के एक प्रत्याशी ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने वरुण सरदार नाम के उस बीजेपी प्रत्याशी को काउंटिंग सेंटर से बाहर निकाल दिया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ पुलिसकर्मी वरुण का हाथ पकड़कर उन्हें मतगणना केंद्र से बाहर ले जाते नजर आए, लेकिन वरुण लगातार पुलिस वालों का विरोध करते दिखे। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वरुण सरदार शराब पीकर वहां पहुंचे, इसीलिए उन्हें बाहर निकाल दिया गया, जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि वरुण वोटों की गिनती में आगे चल रहे थे, इसलिए टीएमसी के कार्यकर्ताओं के कहने पर पुलिस ने उन्हें मतगणना केंद्र से बाहर निकाल दिया। और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में तो पंचायत चुनाव का एक काउंटिंग सेंटर जंग के मैदान में बदल गया, क्योंकि वहां पर काउंटिंग के दौरान लेफ्ट और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद देखते ही देखते वहां लाठियों से हमला होने लगा, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें लाठी लिए कुछ लोगों ने एक आदमी पर हमला कर दिया और उसे लाठियों से पीटा। जब उस आदमी ने जान बचाकर भागने की कोशिश की तो पीछे से आए एक आदमी ने उसे लात मारकर गिरा दिया और उसे फिर से पीटने की कोशिश की। तभी उसके बचाव में वहां तैनात पुलिस वाला भी आ गया, लेकिन लाठी लिए लोगों पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने उसे पुलिस वाले के सामने भी पीटा, जिसके बाद पुलिस वालों ने बवाल कर रहे लोगों को लाठीचार्ज कर खदेड़ा। बताया गया कि दुर्गापुर में पंचायत चुनाव की काउंटिंग के दौरान लेफ्ट पार्टी के लोग लाठी और तीर कमान लेकर आए थे और उन्होंने टीएमसी के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवारों की पिटाई की। इधर जयपुर से हैरान कर देने वाला एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग सब्जी मंडी से टमाटर की चोरी करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि इस वक्त बाजार में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से टमाटर आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। और ऐसे में टमाटरों की चोरी की खबर सामने आई, जिसमें जयपुर की सब्जी मंडी में लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 लोग टमाटरों की चोरी करते हुए देखे गए। वो दोनों एक एक कर वहां रखे टमाटरों की कई कैरेट से चोरी करते दिखे, जबकि वहीं जमीन पर उन टमाटरों का व्यापारी भी कुछ लोगों के साथ सो रहा था, लेकिन बेखौफ बदमाश पकड़े जाने की परवाह किए बिना वहां से कई कैरेट टमाटर चोरी कर ले गए। टमाटर की 6 कैरेट चोरी करते हुए चोर पाए गए। चोरी का पता तब चला जब व्यापारी को टमाटर के कैरेट कम मिले, जिसके बाद मंडी समिति के लोगों ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक किया तो उसमें वो दोनों टमाटर की चोरी करते दिखाई दिए। और इस बीच दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक स्कूल बस और एक गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब वो बस सीएनजी भराकर गाजीपुर जा रही थी, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से कई गाड़ियां जाती दिखी। इस दौरान रॉन्ग साइड से वो स्कूल बस आती नजर आई। जैसे ही उसने अपने दाईं ओर मुड़ने की कोशिश की, सामने से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी से भयंकर टक्कर हो गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद सामान बहा लाई। यहाँ तक कि सैलाब ने बच्चों के खिलौने तक नहीं छोड़े। पानी का तेज वेग किसी किसी का तो पूरा घर ही अपने साथ बहा लाया। पानी कम होते ही जो बर्बादी की तस्वीरें सामने आई, वो कुदरत के सामने इंसान की बेबसी साफ कह रही थी। उधर मंडी से ही दर्दनाक तस्वीरें सामने आई है। वहां के कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद बर्बादी का भयंकर मंजर देखा, और क्योंकि वहां के कुछ लोगों के घर उपनाई ब्यास नदी में बह गए, वहीं जिनके घर बचे भी तो वो भी पूरी तरह बर्बाद दिखे। उनके घरों में कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि नदी की रेत में उनकी पूरी गृहस्थी दफन दिखी। मैं तो बर्बाद ही हो गई, कुछ भी नहीं रहा मेरा तो। मंडी से आई एक तस्वीर में लोग एक घर के कमरे में भरी रेत निकालते हुए दिखे। उस कमरे में करीब 10 फीट तक रेत जमी थी। वहीं मंडी में ब्यास नदी के किनारे लगभग सभी घरों में ऐसा ही मंजर दिखा। देखिए, मेरे पैरों के नीचे सोफा है और इस पूरे कमरे में 4 से 5 फीट ऊंची रेत है, मिट्टी है। मंडी में व्यास नदी के बाढ़ का खतरा तो कम हो गया, लेकिन उसके बाद के बर्बादी के मंजर ने लोगों के दर्द को बढ़ा दिया। इस बीच हिमाचल प्रदेश में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने कोहराम मचा दिया है। वहां के कई जिलों में दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, और बारिश की वजह से नदियों में इतना ज्यादा पानी बढ़ गया है कि कहीं इमारतें बह गई तो कहीं पूरा का पूरा पुल ही नदी में समा गया और हालात बेकाबू हो गए। बारिश के पानी के साथ पहाड़ से सैलाब की तरह मलबा आया और अपने साथ सब कुछ बहा ले गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं, क्योंकि मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। हिमाचल प्रदेश के केलांग, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, शिमला, सोलन, नाहन और किन्नौर में मौसम विभाग ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया, जबकि चंबा, धर्मशाला, हमीरपुर और ऊना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। पूरे प्रदेश में ये हैवी रेनफॉल का क्रम अभी भी जारी है।
इन सभी जिलों में प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की और आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को अलर्ट पर कर दिया। उधर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश के बाद उफनती नदी में एक मकान समा गया और भारी बारिश के बाद नदी में आई बाढ़ ने कोहराम मचा दिया, जिसमें उस मकान के ढहने का खौफनाक वीडियो भी सामने आया। और इस वीडियो में वो मकान चंद सेकंड में धाराशाही होता दिखा, जिसके बाद उसका नामो निशान ही मिट गया, क्योंकि उफनती हुई नदी उसे निगल चुकी थी। वीडियो में तो वो बड़ा मकान ताश के पत्तों की तरह ढहता हुआ दिखा, क्योंकि नदी में बहता पानी किनारे पर जाकर बार बार जोर से टक्कर मारता, जिसकी वजह से वहां कटाव होने लगा और पानी के जोरदार थपेड़े किनारे पर बने उस मकान की नींव को अपने साथ बहा ले गए, जिसके बाद वो मकान भी टिक नहीं पाया और चंद पल में नदी में समा गया। इस बीच उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से हालात बिगड़ गए और लगातार हुई मूसलाधार बारिश को देखकर ऐसा लगा जैसे वहां सड़कों पर सैलाब आ गया और सड़कों पर भरे पानी में ऐसी लहरें उठ रही थी मानो वहां कोई नदी बह रही हो। कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जलभराव हो गया, जिसके बाद लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हरिद्वार के रोशनाबाद और बहाराबाद इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित दिखे। हरिद्वार में पिछले हफ्ते भी बाढ़ ने हाहाकार मचाया था। सड़कों पर इतना पानी भर गया था कि वहां खड़ी गाड़ियां पेड़ के पत्तों की तरह पानी पर तैरती हुई नजर आई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। वही खबर आ रही है, आधे हिंदुस्तान पर जाली जल प्रलय से जुड़ी हुई आफत के रूप में आसमान से बरस रहे पानी ने एक बार फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा दिया है। भारी बारिश से हिमाचल में ब्यास और पार्वती नदियां उफान पर आ चुकी हैं, तो किन्नौर में पहाड़ खिसकने से नेशनल हाईवे बंद हो गया है। मूसलाधार बारिश ने पंजाब और हरियाणा में भी कोहराम मचाया हुआ है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि इससे दिल्ली पर भी खतरा मंडराने लगा है। और इस बीच मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भयंकर बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है, यानी वहां बहुत भारी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन बाढ़ के तांडव की सबसे भयानक तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से आई, जहां पर भारी बारिश की वजह से ब्यास और पार्वती नदी उफान पर आ गई है, जिसकी वजह से कुल्लू में भयानक बाढ़ आ गई और कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए। नदियों के तांडव के खौफ से भर देने वाले कई वीडियो सामने आए, जिसमें दोनों नदियां उफान पर दिखाई दी और उनका बहाव अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब दिखा। वहां हो रही भीषण बारिश की वजह से कुल्लू में व्यास और पार्वती नदी अपने सबाब पर पहुंच गई और उसका सैलाब देख लोगों में दहशत भर गई, क्योंकि उनके किनारे पर बने मकानों पर भी खतरा मंडराता दिखा, जिसकी वजह से प्रशासन ने नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के घरों को खाली करने के आदेश दे दिए और कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ खिसकने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। पहाड़ से हाईवे पर मलबा गिरने की घटना का वीडियो वहां मौजूद किसी यात्री ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें नेशनल हाईवे 5 पर रामनी के पास पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर नीचे आता दिखा। ऐसा लगा मानो वहां किसी ने बम विस्फोट कर दिया हो। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े और कई टन मिट्टी देखते ही देखते सड़क पर आ गई, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। 15 सेकंड में खौफ पैदा करने वाले इस वीडियो में हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ की तबाही का ट्रेलर दिखा। नेशनल हाईवे 5 के बंद हो जाने की वजह से कई यात्री दोनों तरफ फंस गए। हालांकि बाद में राज्य आपदा प्रबंधन की टीम को मलबा हटाने के लिए भेज दिया गया। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद पहाड़ खिसकने की ऐसी ही खौफ पैदा करने वाली तस्वीरें आ चुकी हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में पंचवक्त्र शिव मंदिर पर एक बार फिर डूबने का खतरा मंडराने लगा और वहां पर भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी फिर उफान पर आ गई है और एक रोज पहले मंदिर का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब गया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदियों और नालों के रौद्र रूप से लोगों की सांसें अटक गईं। ब्यास नदी में उठती हाहाकारी लहरों ने ऐसा कोहराम मचा दिया कि देखते ही देखते वहां मौजूद पंचवक्त्र शिव मंदिर चंद सेकंड में डूब गया और नदी की रेत उस मंदिर के अंदर घुस गई, जिसकी वजह से वहां मौजूद मूर्तियां उसके नीचे दब गईं। नंदी महाराज की सींगें आप देख रहे हैं, मैं सींगें भर दिखाई दे रही हैं। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से पंचवक्त्र शिव मंदिर में भी पानी बढ़ने लगा, जिसकी वजह से उस पर एक बार फिर डूबने का खतरा मंडराने लगा। और इस बीच हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी तबाही के पीछे राज्य सरकार ने अवैध निर्माण को जिम्मेदार बताया है, क्योंकि वहां कई लोगों ने बड़ी संख्या में नदियों के किनारे निर्माण किए हैं, जिसकी वजह से भारी बारिश में उफनाई नदियों में किनारे बने कई मकान समा गए और हादसों में कई लोगों की जान भी गई। इस बीच हिमाचल प्रदेश में भीषण बारिश से हुई भारी तबाही को देखने के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने वहां का हवाई सर्वे किया और राज्य के हालातों का जायजा लिया। और इसके पीछे सरकार ने नदियों के किनारे किए गए अवैध निर्माणों को वजह बताया और आगे ऐसे निर्माणों पर रोक लगाने की बात कही। कोई ऐसा रेजिस्ट्रेशन हम बनाएंगे ताकि बैंक के किनारे कोई कंस्ट्रक्शन ना हो, क्योंकि भीषण बारिश के बाद नदियों के पाट चौड़े हो गए और किनारे पर बने कई मकान उन नदियों में समा गए, जिससे हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश के
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इजराइल से। वहां न्याय प्रणाली में सुधार के लिए लाए जा रहे बिल के विरोध में एक बार फिर वहां की जनता सड़कों पर उतर आई है, क्योंकि वहां की संसद में न्याय प्रणाली में सुधार के उस बिल को शुरुआती मंजूरी दे दी गई। इसी के विरोध में इजराइल के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जाम लगा दिया और वहां आगजनी शुरू कर दी। इजराइल की राजधानी यरूशलेम समेत कई शहर इस विरोध की आग में झुलस गए। गुस्साए लोगों ने सड़कों पर कोहराम मचा दिया और नेतन्याहू सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। और न्यायिक सुधार बिल के विरोध में पूरा इजराइल मानो सुलग उठा। भड़के हुए प्रदर्शनकारियों ने किसी भी कीमत पर इस बिल की वापसी चाहते हैं और वहां पर कई महीनों से जारी इस प्रदर्शन में लोगों के सब्र का बांध टूटता नजर आया। और इजराइल के तेल अवीव से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें प्रदर्शनकारी सुरक्षा बल पर हमला करते हुए दिखाई दिए। वहां घोड़े पर बैठकर सुरक्षा का मुआयना कर रहे एक पुलिसकर्मी को लोगों ने घोड़े के साथ नीचे गिरा दिया। हाथों में पोस्टर और इजराइल के झंडे लिए ये लोग बेंयामिन नेतन्याहू सरकार के न्यायिक सुधार बिल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि इजराइल की सरकार उस बिल के जरिए जजों को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है, क्योंकि आरोप है कि इस बिल के कानून के बाद सरकार के पास अदालतों के फैसले बदलने की ताकत मिल जाएगी। हाल ही में नेतन्याहू के बहुमत वाली संसद से उस बिल को शुरुआती मंजूरी भी मिल गई, इसीलिए लोगों ने एक बार फिर सड़कों पर संग्राम शुरू कर दिया। और विरोध की आग तेल अवीव के साथ साथ इजराइल की राजधानी यरूशलेम में भी नजर आई। वहां पर न्यायिक सुधार बिल का विरोध कर रहे लोगों ने कई सड़कों को बंद कर दिया और वहां पर टायर जलाकर आगजनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि हजारों की संख्या में पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने यरूशलेम की ओर जाने वाली ज्यादातर सड़कों पर जाम लगा दिया। सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ते देख वहां की सरकार ने फौरन एक्शन लिया और सड़कों पर पुलिस की कई टीमों को उतार दिया। प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार की गई ताकि वो लोग उन रास्तों से हट जाएं, लेकिन पुलिस की सख्ती के बावजूद वो लोग वहां से हटने पर राजी नहीं हुए, जिसके बाद पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को वहां से जबरदस्ती हटाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान कई लोग पुलिस वालों से भी भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उस बिल को वापस नहीं लिया तो ये प्रदर्शन और भीषण हो जाएगा। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से दिल दहला देने वाला एक वीडियो भी सामने आया। वहां पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक स्कूल बस और एक गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब वो बस सीएनजी भराकर गाजीपुर जा रही थी। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से कई गाड़ियां जाती दिखी। इस दौरान रॉन्ग साइड से वो स्कूल बस आती नजर आई। जैसे ही उसने अपने दाईं ओर मुड़ने की कोशिश की, सामने से आ रही तेज रफ्तार गाड़ी से भयंकर टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, जबकि बस का आगे का हिस्सा बर्बाद हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद कार में सवार लोगों को बाहर निकाला गया। 6 लोग मौके पर कैजुअल्टी हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने स्कूल बस के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। इस बीच बठिंडा जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तबीयत बिगड़ गई और पुलिस ने ये बताया कि उसने अस्पताल प्रशासन से तेज बुखार और पेट दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को फरीदकोट के गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उसके वकील के मुताबिक पेट में इन्फेक्शन और बुखार की शिकायत पर बठिंडा जेल प्रशासन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। बताया गया कि 4 जुलाई से वो सावन का व्रत रख रहा था और इसी दौरान उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार और पेट में दर्द उठने से वो जेल के अंदर कराह उठा, जिसके बाद आनन फानन में वहाँ की मेडिकल टीम ने चेकअप करने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी। उधर खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि गैंगस्टर अतीक अहमद की मौत के बाद उसका छोटा बेटा अली अहमद अपने पिता का काला कारोबार देख रहा है। और यही नहीं, खबर है कि अली अहमद के खिलाफ प्रयागराज के करेली थाने में एक केस भी दर्ज किया गया और आरोप है कि अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद जेल में बंद अतीक का छोटा बेटा अली अहमद अपने पिता के गैर कानूनी धंधों को चला रहा है। सूत्रों के मुताबिक अली के खिलाफ थाने में अवैध वसूली और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज करवाया गया। आरोप है कि अली अहमद ने जीटीबी नगर में एक प्लॉट पर कब्जे की नियत से फर्जी दस्तावेज बनवा लिए और जब उस जमीन के असली मालिक ने इसका विरोध किया तो उनसे 50 लाख रुपए की अवैध वसूली की डिमांड की गई। आरोप है कि ऐसा नहीं करने पर अली अहमद और उसके गुर्गों ने जान से मारने की धमकी भी दी। खबर है कि करेली थाना पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। इधर बिहार के गोपालगंज से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पर 2 कारों की जोरदार भिड़ंत हो गई और बताया गया कि दोनों कारें एक दूसरे को ओवरटेक कर रही थी। तभी दोनों के बीच इतनी भयंकर टक्कर हुई कि वो पलटती हुई सड़क किनारे जा पहुंची। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें सड़क से एक मोटरसाइकिल जाती नजर आई। तभी पीछे से आ रही 2 कारों की भिड़ंत हो गई। दोनों कारों के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक कार कई बार पलटते हुए काफी दूर जा पहुंची, जबकि दूसरी कार सड़क किनारे बने एक घर का गेट तोड़कर अंदर जा घुसी।
इस घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस सड़क हादसे में 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। इस बीच गुजरात के अरावली से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें बेखौफ बदमाशों ने एक रेस्टोरेंट में लूटपाट की और बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। साथ ही एक गाड़ी को आग के हवाले भी कर दिया और बाद में इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वहां बेखौफ बदमाशों ने खूब तांडव मचाया। एक बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधकर रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों पर तमंचा तानता दिखाई दिया, जिससे रेस्टोरेंट में मौजूद लोग डर गए और वो सदमे में आ गए। काफी देर तक वो वहां मौजूद लोगों को तमंचा दिखाकर डराता रहा। इस दौरान उस बदमाश ने रेस्टोरेंट में मौजूद एक आदमी पर हमला भी किया। इस दौरान बाहर खड़े उसके 2 साथियों ने कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और एक गाड़ी में आग लगाकर फरार हो गए। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी नौसेना के कमांडर को ताइवान की सुरक्षा का डर सताने लगा है और अमेरिका की नौसेना के कमांडर ने यह दावा किया कि चीन कभी भी ताइवान को घेरकर उस पर कब्जा कर लेगा और उसके लिए चीन ने तैयारियां भी पूरी कर ली। अमेरिकी नौसेना के कमांडर के मुताबिक चीन ने ताइवान पर कब्जा करने का प्लान बना लिया और इसी प्लान के जरिए चीन अपनी नौसेना के दम पर ताइवान को चारों तरफ से घेरेगा और फिर उसे पूरी दुनिया से अलग थलग कर देगा। अमेरिकी नौसेना के कमांडर के मुताबिक उसके बाद चीन ताइवान पर कब्जा करेगा ताकि दुनिया चाह कर भी ताइवान की मदद ना कर पाए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ताइवान पर कब्जा करने के लिए चीन की सेना ने ड्रिल भी की और इतना ही नहीं, चीन लगातार ताइवान की सीमा में अपने जंगी जहाजों और लड़ाकू विमानों को उतार रहा है ताकि जल्द ही ताइवान पर कब्जा किया जा सके। उधर यूरोप के देश स्वीडन में कुरान का अपमान होने पर पाकिस्तान में स्वीडन पर हमला करने की मांग उठ गई है। पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चीफ ने अपनी ही सरकार को नसीहत दे डाली कि स्वीडन से बदला लेने के लिए उससे जंग छेड़ दी जाए और 2 हफ्ते पहले स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक मस्जिद के बाहर कुरान का अपमान किया गया था। तब से वो मामला दुनिया भर में तूल पकड़ता नजर आ रहा है और पाकिस्तान में भी स्वीडन के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तो स्वीडन में कुरान के अपमान पर बस किसी तरह खून का घूंट पिए बैठी है, मगर आखिरकार उसके चीफ ने साफ साफ कह दिया कि स्वीडन की अक्ल ठिकाने लगाने का एक ही रास्ता है और वो ये कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठें, स्वीडन के राजदूत को तलब करें और उन्हें कहें कि पाकिस्तान उनके देश के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। उधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हनी ट्रैप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने वित्त मंत्रालय में तैनात नवीन पाल नाम के शख्स को गिरफ्तार किया। उस पर आरोप लगा है कि वो हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान को गोपनीय दस्तावेज भेज रहा था, जिसका पर्दाफाश होने के बाद हड़कंप मच गया और आरोपी नवीन पाल को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी नवीन पाल वित्त मंत्रालय में संविदा पर काम करता था। इस दौरान वो सोशल मीडिया के जरिए एक लड़की के संपर्क में आया और फिर दोनों की व्हाट्सएप पर बात होने लगी। सूत्रों के मुताबिक उसने विदेश मंत्रालय से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और G20 मीटिंग से जुड़ी जानकारी उस लड़की को भेजी। वहीं जिस व्हाट्सएप नंबर पर आरोपी नवीन पाल उस लड़की से बात कर रहा था, उसका IP एड्रेस पाकिस्तान का कराची शहर बताया गया। उसने पैसे लेकर एक अननोन सोर्स को उसको सप्लाई किया है और इसी के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान उसके मोबाइल फोन से कई सीक्रेट दस्तावेज भी मिले। उधर इंडोनेशिया ने तेल की तस्करी के आरोप में ईरान का झंडा लगे एक टैंकर को जब्त कर लिया, जिसमें $300 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 2500 करोड़ का कच्चा तेल ले जाया जा रहा था, जिसे इंडोनेशिया की कोस्ट गार्ड ने जब्त कर लिया। बताया गया कि तेल की तस्करी के आरोप में इंडोनेशिया ने ईरान का झंडा लगे उस टैंकर को पकड़ लिया, जिसमें $300 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 2500 करोड़ का कच्चा तेल ले जाया जा रहा था। दावा है इंडोनेशिया के उत्तर में नातूना सागर पर तेल से भरे उस टैंकर का जहाज देखा गया। वहीं ये आरोप है कि नातूना सागर पर ही ईरान का झंडा लगे उस टैंकर से अफ्रीकी देश कैमरून का झंडा लगे टैंकर में तेल भरा जा रहा था, जिस पर तस्करी का आरोप लगाते हुए इंडोनेशिया ने उस टैंकर को जब्त कर लिया और भारी मात्रा में कच्चे तेल को समंदर में फेंक दिया। इस बीच ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने तेल की चोरी कर रहे एक टैंकर को बचाने का काम किया है। ईरान के मुताबिक फारस की खाड़ी में मौजूद वो टैंकर चोरी छिपे तेल ले जाने की कोशिश में था, लेकिन जैसे ही उसे ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने रोकने की कोशिश की, वहां अमेरिकी जहाज आ धमका। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने तेल की स्मगलिंग करने वाले उस जहाज को वहां से निकलने में मदद की। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं, वहां अमेरिका और ईरान के बीच आए दिन तनातनी देखने को मिलती रहती है, क्योंकि समंदर में ईरान की बढ़ती मनमानी की वजह से अमेरिका ने अपने कई जहाज वहां तैनात किए हैं। ईरान का आरोप है कि उसने तेल चुराने में जुटे उस टैंकर को रोकने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने वहां दादागिरी दिखाते हुए उसे जाने का रास्ता दे दिया, जिससे ईरान बुरी तरह भड़क गया। इधर NIA ने टेरर फंडिंग के खिलाफ जम्मू कश्मीर के कई ठिकानों पर छापे मारे और जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक इससे जुड़ा मामला पिछले साल दर्ज किया गया था, जिससे जुड़े हर एक शख्स पर शिकंजा कसा जा रहा है।
और इसीलिए दक्षिणी जम्मू कश्मीर के 5 ठिकानों पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की और वहां पर संदिग्ध गतिविधियों वाले लोगों के घरों पर तलाशी ली। एनआईए की टीम ने शोपियां, पुलवामा, अनंतनाग, किश्तवाड़ और कुलगाम में 5 ठिकानों पर छापा मारा। एनआईए की टीम ने अनंतनाग में 2 संदिग्ध आतंकी गौहर अहमद भट्ट और रियाज अहमद हज्जाम के घर की तलाशी ली। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और कई आतंकी सरगना जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद को बढ़ावा देने की फिराक में है। इसी के खिलाफ एनआईए एक्शन ने संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की। उधर ओडिशा के ब्रह्मपुर में विवेक एक्सप्रेस से धुआं निकलने पर यात्रियों ने जमकर हंगामा कर दिया। रेलवे के मुताबिक एक डिब्बे के पहिए में बोरा फंस गया था, जिसकी वजह से उसमें आग लग गई, जिसने देखते ही देखते ट्रेन के डिब्बे के पहिए को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वहां धुआं निकलने लगा। इस घटना से अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए डिब्बों की खिड़कियों से कूदने लगे तो कुछ अपने थैलों को फेंककर वहां से भागते दिखाई दिए। इसके बाद कुछ नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां रेलवे के कई कर्मचारी पहुंच गए, जिसके बाद आग को बुझाया गया। इस घटना की वजह से ट्रेन करीब 30 मिनट रुकी रही। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस बीच झारखंड के धनबाद में 10वीं की एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। उसके परिजनों ने आरोप लगाया कि बिंदी लगाकर स्कूल जाने पर उसके टीचर ने पिटाई की थी, जिससे आहत होकर उसने आत्महत्या कर ली। और इससे गुस्साए उस लड़की के परिवार वालों ने उसके स्कूल सेंट जेवियर्स के सामने रोड पर जाम लगा दिया। इस दौरान उन्होंने लड़की को बिंदी लगाने पर पीटने वाली आरोपी स्कूल टीचर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लोगों के भारी हंगामे के बीच वहां पुलिस अधिकारी फोर्स के साथ पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। FIR दर्ज कर लिया गया है और दोषी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया और आरोपों की जाँच में जुट गयी। उधर यूक्रेन के विनिचा शहर को पिछले साल कैलिबर मिसाइलों से दहलाने वाले रूसी पनडुब्बी के कमांडर की हत्या कर दी गई। रूस के मीडिया के मुताबिक एक हमलावर ने उन पर 4 गोलियां बरसाई, जिससे उनकी मौत हो गई। और ये हमला उन पर उस वक्त किया गया जब वो सुबह दौड़ने निकले थे। तभी एक हमलावर ने रूसी नौसेना के इस कमांडर पर फायरिंग कर दी। रूस के कृष्णादार प्रांत में जिस कमांडर की हत्या की गई वो पिछले साल जुलाई महीने में काला सागर में मौजूद रूसी सेना की पनडुब्बी पर तैनात थे। माना जाता है कि उन्हीं के आदेश पर वहां से कैलिबर मिसाइलें बरसाकर यूक्रेन ने विनिचा शहर में भयंकर तबाही मचाई थी। यूक्रेन की मीडिया ने उस वक्त आरोप लगाया था कि उन हमलों में 23 आम नागरिकों की भी मौत हुई थी, जिसके बाद माना जा रहा है कि रूसी सेना के इस कमांडर की हत्या इन्हीं हमलों का बदला लेने के लिए की गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के ओदेसा शहर में अनाज ठिकानों पर ड्रोन से हमले कर दिए और दावा किया गया कि रात के अंधेरे में वहां पर रूस की तरफ से एक के बाद एक 26 ड्रोन लॉन्च किए, जिसकी वजह से ओदेसा में हड़कंप मच गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूसी फौज ने दक्षिणी यूक्रेन में काला सागर के किनारे पर मौजूद ओदेसा के एक बंदरगाह को टारगेट बनाया, जहां यूक्रेन के दूसरे इलाकों से लाए गए अनाज को रखा गया था ताकि समंदर के रास्ते उनका निर्यात किया जा सके। लेकिन दावा किया गया कि रूस की सेना ने ओदेसा के उस बंदरगाह पर ताबड़तोड़ 26 ड्रोन छोड़ दिए। हालांकि यूक्रेन की सेना रूस के इन हमलों को लेकर पहले ही अलर्ट थी। यूक्रेन की रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उनके सैनिकों ने एयर डिफेंस की मदद से रूस के सभी ड्रोन हवा में तबाह कर दिए और दुश्मन के बड़े हमले को नाकाम कर दिया। इधर मध्य प्रदेश के झाबुआ में छेड़छाड़ के आरोप में SDM सुनील कुमार झा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सुनील कुमार झा पर एक हॉस्टल की छात्राओं से छेड़छाड़ का आरोप लगा, जो आदिवासी समुदाय की बताई गई। और आरोप है कि SDM जब आदिवासी समुदाय की लड़कियों के हॉस्टल में निरीक्षण करने पहुंचे थे तो उन्होंने वहां रह रही छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद उन छात्राओं ने इसकी शिकायत हॉस्टल प्रशासन से की। घटना की जानकारी मिलने के बाद SDM सुनील कुमार झा को छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और प्रकरण की विवेचना कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जांच में गलती पाए जाने पर सुनील कुमार झा को SDM के पद से सस्पेंड भी कर दिया गया। वहीं शेयर बाजार में आखिरी घंटे में हुई जबरदस्त खरीदारी की वजह से शेयर बाजार मुनाफे के निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए और कारोबार बंद होने के वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 273 अंकों की छलांग लगाकर 65,617 पर पहुंच गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 83 अंक उछलकर 19,439 पर बंद हुआ। इस दौरान ऑटो पावर और FMCG के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई। उधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान में सेना और वहां की खुफिया एजेंसी ISI के निशाने पर इमरान खान के अमीर दोस्त हैं। खबर है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आर्थिक तौर पर बर्बाद करने की साजिश रची गई
और उसी साजिश के तहत इमरान खान के करीबी और पाकिस्तान के पूर्व विधायक फजल हकीम को मारने का प्लान बनाया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात इलाके में मौजूद पीटीआई नेता फजल हकीम के घर पर एक आतंकवादी आईईडी विस्फोटक लगाता हुआ नजर आया, ताकि अपने घर का दरवाजा खोलते ही उनकी मौके पर मौत हो जाए। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उसे ऐसा करते देख लिया, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते को बुलवाकर उस आईईडी को नष्ट करवा दिया गया। फजल हकीम की गिनती पाकिस्तान के सबसे अमीर नेताओं में की जाती है और माना जाता है कि इमरान खान की पार्टी को सबसे ज्यादा फंड वही देते हैं। इधर उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर दिए बयान पर भड़की बीजेपी ने प्रदर्शन तेज कर दिया। उद्धव ठाकरे ने नागपुर में एक सभा के दौरान बीजेपी और अजीत पवार के साथ आने का मुद्दा उठाया और फडणवीस को नागपुर के लिए कलंक बोल दिया, और जिसके बाद बीजेपी ने नागपुर में उद्धव ठाकरे के खिलाफ प्रदर्शन किया और सड़कों पर उतर आई, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका। उद्धव ठाकरे मुर्दाबाद। यही नहीं, उन्होंने सड़कों पर लगे उद्धव ठाकरे के पोस्टर पर जूते फेंके। इससे पहले रात में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे के पोस्टर फाड़ डाले। फडणवीस ने भी उद्धव को जवाब दिया। साइकियाट्रिस्ट की, मानसोपचार तज्ञ की आवश्यकता है। नागपुर फडणवीस का गृह क्षेत्र है और उद्धव ने वहीं फडणवीस पर निशाना साधा था। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच करने वाली केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति से जुड़े केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति की मियाद बढ़ाने यानी उनकी सर्विस का एक्सटेंशन दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया, जिसके बाद ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्र को 31 जुलाई तक अपने पद छोड़ना होगा। और पहले उनकी नियुक्ति नवंबर 2021 तक की गई थी, लेकिन उसके बाद उनकी सर्विस को केंद्र सरकार की तरफ से 2 बार एक्सटेंशन दिया गया। इसी के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। याचिका दायर करने वालों में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी शामिल रहे। कोर्ट के फैसले के बाद रणदीप सुरजेवाला ने नवंबर 2021 के बाद लिए गए फैसलों की समीक्षा करने की मांग की। क्या सरकार ईडी डायरेक्टर द्वारा 17 नवंबर 2021 के बाद लिए गए सब निर्णयों की समीक्षा करेगी? वहीं विपक्ष के हमलों का जवाब देने में सरकार ने भी देर नहीं की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इस मामले पर सरकार का पक्ष रखा। गृह मंत्री ने साफ किया कि ईडी डायरेक्टर के पद पर बैठने वाला व्यक्ति कोई भी हो, जांच एजेंसी के कामकाज पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, और साफ कर दिया कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन एक्सचेंज के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जांच एजेंसी के कामकाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गृह मंत्री ने यह भी साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी एक्ट में संशोधन पर भी मुहर लगाई है। अपने ट्वीट में गृह मंत्री ने साफ लिखा कि ईडी डायरेक्टर के पद पर जो भी बैठेगा वो विकास विरोधी मानसिकता वाले लोगों के भ्रष्टाचार से पर्दा उठाने का काम करता रहेगा। उधर यूपी के बाराबंकी में बदमाशों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एनकाउंटर कर 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस के मुताबिक वो एक गहनों के व्यापारी के घर हुई चोरी की जांच करने गए थे। इस दौरान पुलिस ने वहां से जा रही एक गाड़ी को रोका, लेकिन उस गाड़ी में बैठे 2 बदमाशों ने पुलिस पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक उन बदमाशों ने उस पुलिस वाले पर एक के बाद एक चाकू से कई वार किए, जिसके बाद पुलिस ने उन बदमाशों का पीछा किया और उन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी उन पर गोलियां चलाई। पुलिस पार्टी को फायर किए हैं, जिसमें 2 बदमाशों को भी क्रॉस फायरिंग में चोटें आई हैं, इंजर्ड हुए हैं और गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ये एनकाउंटर उस वक्त हुआ जब वो एक चोरी के मामले की जांच कर रहे थे। इस बीच नेपाल में 6 लोगों को लेकर उड़ा हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया और उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। नेपाल की मीडिया के मुताबिक मनांग एयर के हेलीकॉप्टर ने सोलुखुम्बु में काठमांडू के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के 15 मिनट बाद ही उसका संपर्क टूट गया और वो रडार से गायब हो गया। लेकिन उड़ान भरने के 15 मिनट बाद ही उसका संपर्क टूट गया और वो रडार से गायब हो गया, जिसके बाद उसके क्रैश होने की जानकारी मिली। नेपाल की मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर में 5 विदेशी पर्यटक सवार थे, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को देखकर वापस काठमांडू लौट रहे थे। तभी खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर को अपने तय रूट से अलग जाना पड़ा और इसी दौरान ये हादसा हो गया, जिसमें उस हेलीकॉप्टर के पायलट समेत 6 लोगों की मौत हो गई और सोलुखुम्बु के एक गाँव में उसका मलबा मिला। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उत्तर कोरिया ने अमेरिका के जासूसी जहाजों को गिराने की चेतावनी दे दी है। उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अगर अमेरिका उसके हवाई क्षेत्र में घुसने की कोशिश करेगा तो उस पर उत्तर कोरिया हमला कर देगा। मतलब अमेरिका जैसी सुपर पावर पर हमला करने से पहले उत्तर कोरिया एक बार भी नहीं सोचेगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने कुछ दिन पहले अपने जासूसी जहाजों को उत्तर कोरिया के हवाई क्षेत्र में भेजा था, जिसके बाद किम जोंग उन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उनके रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका के जहाजों पर हमले की चेतावनी दे दी।
उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका पर युद्ध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। साथ ही उत्तर कोरिया ने दावा किया कि उसका देश अमेरिका से मुकाबला करने को तैयार है और वह अमेरिका की किसी भी सैन्य कार्रवाई का कड़ा जवाब देगा। इस बीच अजरबैजान की सुरक्षा एजेंसियों ने राजधानी बुका में मौजूद इजराइल के दूतावास पर आतंकी हमले को नाकाम करने का दावा कर दिया। अजरबैजान की मीडिया के मुताबिक इस मामले में अफगानिस्तान के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया, जिस पर आरोप लगाया गया कि वो अजरबैजान की राजधानी बुका में मौजूद इजराइल के दूतावास पर हमले की फिराक में था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने प्लान में कामयाब हो पाता, अजरबैजान की सुरक्षा एजेंसियों ने उसे धर दबोचा। बाद में यह आरोप लगाया गया कि इस आतंकी हमले की साजिश इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन ईरान ने रची, क्योंकि ईरान एक तरफ जहां इजराइल को बर्बाद करने पर तुला हुआ है तो दूसरी तरफ अजरबैजान के दुश्मन अर्मेनिया का साथ दे रहे हैं। इसी वजह से उसने इजराइल के दूतावास पर हमले करवाने की कोशिश की, जो नाकाम कर दी गई। हाल ही में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने आरोप लगाया था कि दूसरे देशों में बसे इजराइल के कारोबारियों पर भी ईरान की नजर है। उधर उत्तर कोरिया की मीडिया के मुताबिक किम जोंग उन ने यूक्रेन को क्लस्टर बम देने के फैसले पर अमेरिका की आलोचना की है और इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दे दी कि इसके परिणाम खतरनाक होंगे। जबकि अमेरिका ने पिछले हफ्ते ही भारी विरोध के बावजूद रूस के खिलाफ लड़ाई के लिए यूक्रेन को घातक क्लस्टर बम देने का ऐलान कर दिया। दावा किया गया कि गुच्छों की शक्ल में गिरने वाले ये विध्वंसक बम जंग में दुश्मन की सेना को घुटनों पर ला सकते हैं। इसीलिए उत्तर कोरिया ने अमेरिका के इस फैसले की जमकर आलोचना की, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही उत्तर कोरिया रूस का समर्थन करते आया है और इस लड़ाई के पीछे उसने अमेरिका के हाथ होने के आरोप लगाए हैं। इसलिए यूक्रेन को प्रतिबंधित क्लस्टर बम देने के अमेरिका के फैसले पर उत्तर कोरिया भड़क गया और अमेरिका को शांति के लिए खतरा बता दिया। जीत किसके लिए, हार किसके लिए? जीत किसके लिए, हार किसके लिए? जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए? सौबात की एक बात कही नाज ने, जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये इतना अहंकार किसके लिए? तो मिलते हैं कल, जब घड़ी इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त होगा सौबात की एक बात का।